and welcome back to my channel. Today in this video we will be talking about a new subject, that is dental materials, and we will be directly doing the synopsis. So for those who are new on my channel, I would like to say that this channel is purely for those who are currently doing their BDS and want to pursue their MDS, that is your dental degree, and you want to do your masters. So this channel is perfect for you because each and every subject, like all the 20 subjects, will be covered in this single channel. Okay, so this video is after a very long time. Like I have taken a gap from all that stuff, and that's why I'm starting a new subject, so that ऐसा ना हो कि हाँ हम पहले कोई और सब्जेक्ट कर रहे थे और उसमें बहुत टाइम लग रहा था, तो बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो साइड बाय साइड बाकी चीज़ें भी हम चलाएंगे, साइड बाय साइड बाकी सब्जेक्ट्स भी हम चलाएंगे साथ साथ. सो डीएम इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. लाइक अगर आप डेंटिस्ट्री परस्यू करना चाहते हैं, आप आगे क्लिनिक्स करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू क्लिनिक्स, और अगर आप टीचिंग में भी जाना चाहते हैं डेंटिस्ट्री की में, सो डेंटल मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग, लाइक फाउंडेशन. लाइक सारी टर्म्स उसके अंदर, जितना भी मटेरियल है सब कुछ उसके अंदर दिया होता है. तो अगर आपको मटेरियल्स के बारे में नहीं पता होगा, उनके यूज के बारे में नहीं पता होगा, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते कहीं पे भी. सो डेंटिस्ट्री के लिए डेंटल मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेंटल मटेरियल सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारा याद रखने का होता है, बहुत सारा मटेरियल याद बाकी चीज़ों में भी रखना होता है, बट ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हो जाता है, तो थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि हम याद नहीं रख सकते. वो याद रख सकते हैं, बस बार बार आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत होती है. दैट्स दी ओनली की कि आप किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं. ठीक है, सो ये पहली वीडियो है और इसका साइनॉप्सिस हम कर रहे हैं साइड बाय साइड. जो हम हमारा फार्मैक चल रहा था, फार्माकोलॉजी चल रही थी, वो भी हम साइड बाय साइड करते रहेंगे. अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप जा सकते हैं, आप फार्माकोलॉजी की पार्ट 1 या फर्स्ट वीडियो ऐसे टाइप करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी. तो फार्मैक की पहली वीडियो हमने आई थिंक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में रिसेंटली मैंने अपलोड किया था. उसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था. जितनी भी ड्रग्स होती हैं, जितनी भी डोसेज हैं, जो भी ड्रग की नेम है, लेटेस्ट क्लासिफिकेशन जो है, वो मैंने डिस्कस करी थी वहाँ पे. यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो है डेंटल मटेरियल्स की जो पहली वीडियो है साइनॉप्सिस डिस्कस करूंगी. बेसिक टर्म्स जो हैं, जो बेसिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो आगे यूज़ होनी आगे जाके, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगे, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे, तो आप प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिए. कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट में प्लीज़ उसको टाइप करिए, ताकि मैं हो सके तो आपका डाउट सॉल्व कर सकूं. और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं एमडीएस के लिए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, काफ़ी सारी टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर और जो मैक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं उनको डील करती हैं. ठीक है, सबसे पहले उसमें एक टर्म आती है हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये जो चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं ये बहुत बेसिक हैं और आपने डेफिनेटली अपनी लोअर क्लासेस में ज़रूर पढ़ी होंगी, 11th-12th में. बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है. तो ये चीज़ बहुत बेसिक होती है. ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन की, सो इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, heat of vaporization is the amount of energy needed for transformation of a boiling liquid into a vapor. For example, 540 calories of heat is required to vaporize 1 gram of water at 100 degrees Celsius and at 1 atmospheric pressure. Basically क्या बोल रहा है कि जब लिक्विड से वेपर स्टेट में जाया जाता है तो जो हीट का चाहिए होती है, जो हीट, वो हीट वेपराइजेशन होती है. बॉइलिंग लिक्विड से जब वेपर में जाया जाता है तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हीट वेपराइजेशन होती है. नेक्स्ट टर्म यहाँ पे यूज करी हुई है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या होती है? लेटेंट का मतलब होता है जो मतलब दिखाई नहीं देता, हिडन पार्ट होता है. ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का क्या मतलब होता है? फ्यूजन का मतलब होता है जब एक लिक्विड फ्यूजन मतलब मॉलिक्यूल्स फ्यूज कर रहे हैं. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस. जब वो अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है जब वो अपनी
सॉलिड स्टेट से लिक्विड में या लिक्विड से गैसियस स्टेट में जब जाता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत बेसिक है, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ग्राम वाटर के लिए जब वो फ्रीज करता है तो 80 कैलोरी जो है हीट रिलीज होती है। फिर आता है हीट मेल्टिंग टेम्परेचर। क्या होता है, ऑब्वियसली कितनी एनर्जी आपको चाहिए फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, दैट इज योर मेल्टिंग टेम्परेचर। फिर सब्लिमेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच सम सॉलिड्स ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली टू अ गैस। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि बीच की जो लिक्विड वाली फेज होती है वो आती नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज है, यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड्स के बारे में बात हो रखा है। तो ऑब्वियसली हम डेंटल मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी डेंटल मटेरियल्स हैं उनके बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस, जैसे कि आयनिक बॉन्ड्स किसमें होता है, जिप्सम में होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, और फॉस्फेट सीमेंट्स में होता है आयनिक बॉन्ड्स। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे रेजिन्स में होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। मेटेलिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्योर गोल्ड में होते हैं, प्योर गोल्ड में मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। प्योर गोल्ड मतलब जो गोल्ड डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो प्योर नहीं होता, 24 कैरेट नहीं होता, तो वो फर्क आ जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम पहले से पढ़ते आए हैं, हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे वाटर में होता है। फिर यहाँ पे वॉन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में बात करा हुआ है, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल फोर्सेस, ठीक है। फिजिकल फोर्सेस के अंदर वॉन डर वाल्स फोर्सेस कंसीडर करते हैं, बाकी जो फोर्सेस होती हैं वो फिजिकल नहीं होती। फिर आता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का, एक नई टर्म है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का क्या मतलब होता है कि द टेम्परेचर एट विच देयर इज एन अब्रप्ट इंक्रीज इन थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, मतलब जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है हीट की वजह से वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंडिकेटिंग इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोबिलिटी, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। इसको हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं एंड इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर ग्लासी स्ट्रक्चर। और इसकी वजह से ग्लासी स्ट्रक्चर आता है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर मोबिलिटी बढ़ जाती है और ग्लासी स्ट्रक्चर ऐसी अपीयरेंस आती है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी नई टर्म है। एडहेशन कोहेशन क्या होता है, बस आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, एडहेशन जो होता है वो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, और लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है वो कोहेशन होते हैं। मटेरियल और फिल्म एडेड टू प्रोड्यूस द एडहेशन, कई बार हम एडहेशन प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो जो हम डालते हैं सब्सटेंस वो एडहेसिव होता है, और जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो मटेरियल होता है वो वाला जो मटेरियल टू विच इट इज अप्लाइड, मतलब हम एडहेसिव लगाते हैं ना, तो जिस सरफेस पे हम एडहेसिव का एप्लीकेशन करते हैं वो एडरेंट होता है, ठीक है। एडिशन कोहेशन। फिर कैपेसिटी फॉर द एडिशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सरफेस एनर्जी। जो कैपेसिटी है एडिशन की वो उसकी सरफेस एनर्जी से रिलेटेड होती है, मतलब कितना सरफेस एनर्जी है उस मटेरियल का, उसके हिसाब से वो इसमें एडिशन वाली प्रॉपर्टीज होंगे, बिकॉज ऑफ द हायर सरफेस एनर्जी ऑफ मेनी रेस्टोरेटिव मटेरियल्स कंपेयर्ड with that of a earth, there is a greater tendency for a surface and margins of a restoration to accumulate debris with resultant high incidence of marginal caries। अभी क्या कह रहा है, इस चीज का क्या बेनिफिट है, एडिशन का क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि जो हमारे कई सारे रेस्टोरेटिव मटेरियल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं फिलिंग में और आरसीटीज में, उन रेस्टोरेटिव मटेरियल्स की जो सरफेस एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो एडिशन में होती है, और एडिशन की वजह से डेब्रिस जो होती है सबसे ज्यादा उन्हीं सरफेसेस पे जाके चिपकती है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है एडिशन का। अब एक ह्यू वर्ड यूज किया गया है। ह्यू का मतलब होता है कलर, स्पेसिफिक कलर विच इज प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट है उसकी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइक 380 या 480 जो भी वेवलेंथ है, वो क्या पर्टिकुलर ह्यू, क्या पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करेगी उसको हम ह्यू बोलते हैं, ठीक है। और इट डिस्क्राइब्स द डोमिनेंट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल रेड ग्रीन ब्लू, मतलब एक ऑब्जेक्ट का क्या डोमिनेंट कलर है वो उसको डिस्क्राइब करता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक नई टर्म आती है वैल्यू। वैल्यू को हम ब्रिलियंस बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ये सारी टर्म्स जो है डीएम में यूज होती हैं, तो इन सब प्रॉपर टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। वैल्यू को हम ब्रिलियंस बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है, लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू वर्ड यूज है इसका मतलब लाइटनेस और ब्राइटनेस के बारे में बात चल रही है। लाइटेड शेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी हायर वैल्यूज होती हैं इन कंपैरिजन टू डार्कर ऑब्जेक्ट्स। फिर आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन को हम क्रोमा बोलते हैं, एंड किसी अमाउंट ऑफ कलर पर यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसके पर यूनिट एरिया में कितना कलर है, दैट इज योर क्रोम।
क्रोमा और सैचुरेशन, और क्रोमा रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो पर्टिकुलर ह्यू, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट में कितना कलर है, तो वो जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो क्रोमा होता है। फॉर एग्जांपल सम टीथ अपीयर मोर येलो देन अदर्स, तो उनमें सैचुरेशन का डिग्री ज्यादा होता है। ठीक है, तो सैचुरेशन का क्या मतलब होता है, कलर पर यूनिट एरिया। Translucency is a property of an object. It permits the passage of light through it but does not give any distinguishable images. Translucency का मतलब होता है कि वो permit करता है लाइट को ट्रांसमिट होने के लिए but doesn't give any distinguishable image. मेटामेरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मेटामेरिज्म, बट वहाँ पे वो अलग था, ऑप्टिक उसमें आपने पढ़ा था, बट यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। मेटामेरिज्म का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर टू बी कलर मैच्ड अंडर वन टाइप ऑफ लाइट may appear different under another light source। ठीक है, दिस phenomenon is called as मेटामेरिज्म। मतलब एक लाइट सोर्स में जिस हिसाब का कलर आ रहा होता है, अलग दूसरी लाइट सोर्स में अलग टाइप का कलर, तो ये मेटामेरिज्म प्रॉपर्टी होती है। फ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है, द एनर्जी दैट इट टूथ एब्जॉर्ब्स इज कन्वर्टेड इनटू लाइट विद लॉन्गर वेवलेंथ्स एंड बिकम अ लाइट सोर्स। ऑब्जेक्ट लाइट एब्जॉर्ब करके फिर लाइट प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं, एंड इट मेक्स अ डेफिनेटिव कंट्रीब्यूशन टू ब्राइटनेस एंड वाइटर अपीयरेंस ऑफ अ ह्यूमन टूथ। ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बेंजोल्ड बकेट इफेक्ट क्या होता है, बेंजोल्ड बकेट इफेक्ट, बेंजोल्ड बकेट इफेक्ट क्या कहता है, that change in color or a hue due to change in brightness or light density। अगर लाइट का इंटेंसिटी या लाइट की ब्राइटनेस अगर हम चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के कलर में और ह्यू में चेंज आता है। ये जो चेंज होता है इसको बेंजोल्ड बकेट इफेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट के कलर और ह्यू में चेंज आना। ठीक है, रेयोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मैटर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटर फ्लो की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी अगर हम कर रहे हैं वो रेयोलॉजी होती है। रेजिस्टेंस टू मोशन को विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है कि मोशन है, मोशन में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटोनियन का क्या मतलब होता है, इट इज अ आइडियल फ्लूइड विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड डेमोन्स्ट्रेट्स shear stress that is proportional to a shear rate। ठीक है, मतलब क्या होता है, न्यूटोनियन का क्या मतलब होता है कि एक आइडियल फ्लूइड जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है एक शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस आपको पता है क्या होता है, शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, एक ऐसा स्ट्रेस जो होता है जो मतलब जैसे कि बॉक्स है, बॉक्स के अगर ऊपर वाले सरफेस में अगर मैं फोर्स लगाती हूँ, नीचे वाला सरफेस तो जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगाती हूँ तो उस बॉक्स की जो स्ट्रक्चर है डिफॉर्मिटी आ जाएगी उसके अंदर। तो ये जो स्ट्रेन डाला है जिसकी वजह से स्ट्रेस आया है, दैट इज शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन। ठीक है, तो एक आइडियल फ्लूइड की कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है एक शीयर स्ट्रेस दैट इज प्रोपोर्शनल टू शीयर स्ट्रेन। इट एग्जिबिट्स अ कांस्टेंट स्लोप ऑफ शीयर स्ट्रेस प्लॉटेड अगेंस्ट द शीयर रेट एंड द प्लॉट इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और ये बेसिकली शीयर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच की बात होती है, जिसमें कि आइडियल फ्लूइड जो होता है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड की बात करिए पूरी। उसके बाद हमारे पास एक नई टर्म आती है स्यूडोप्लास्टिक्स। स्यूडोप्लास्टिक्स का क्या होता है कि जो विस्कोसिटी होती है डेट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग शेयर रेट। जैसे जैसे रेट बढ़ता है शेयर का, वैसे वैसे जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की अगर वो डिक्रीज होती रहती है तो दैट इज अ सूडोप्लास्टिक। सूडो मतलब नकली प्लास्टिक, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है विद इंक्रीजिंग शेयर रेट। डायलेटेंट क्या होता है, लिक्विड बिकम मोर रिजिड विद इंक्रीजिंग शेयर रेट। अगर शेयर रेट के साथ लिक्विड ज्यादा रिजिड होता जाता है, दैट इज एज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीजेस द लिक्विड बिकम्स मोर विस्कस। अगर विस्कोसिटी बढ़ती है शेयर रेट के साथ, दैट इज अ डायलेटेंट। ठीक है, थिक्सोट्रोपिक क्या होता है, थिक्सोट्रोपिक एक ऐसा लिक्विड होता है विच बिकम लेस विस्कस। अगर आपकी विस्कोसिटी कम हो जाती है एंड मोर फ्लूइड अंडर प्रेशर, अगर प्रेशर पड़ने पर ज्यादा फ्लूइडिटी होती है और विस्कोसिटी कम होती है। आप समझ रहे हो विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे कि विस्कस का क्या मतलब होता है, जो चीज मतलब आसानी से, जैसे एक चीज है, मान लो हनी है, वाटर है, वाटर इजीली फ्लो कर जाता है लेकिन हनी फ्लो नहीं कर पाता, तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, दैट इज विस्कोसिटी। अगर मैं उस सब्जेक्ट उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर डाल दूं, ठीक है, प्रेशर डाल दूं तो वो कम विस्कस हो जाएगा, मतलब उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। तो इस चीज को हम थिक्सोट्रोपिक बोलते हैं। डेंटल प्रोफाइलेक्सिस
पेस्ट्स, प्लास्टर्स, रेजिन्स एंड सम इम्प्रेशन मटेरियल्स थीक्सोट्रॉपिक होते हैं. कौन कौन से थीक्सोट्रॉपिक होते हैं? प्लास्टर्स, रेजिन्स, पेस्ट्स एंड सीमेंट्स. ठीक है. हाइड्रोफोबिक मटेरियल और हाइड्रोफिलिक मटेरियल क्या सीन होता है? हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वाटर रिपेलेंट होते हैं. इसमें हमारे पॉलीसल्फाइड्स, एडिशनल सिलिकॉन्स एंड कंडेंसेशन सिलिकॉन्स आते हैं जिनका एक 95 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है विद वाटर. हाइड्रोफिलिक वहीं पे एल्जिनेट, आगार और पॉलीईथर होते हैं जिनका एक वाइडर लेस वाइड कांटेक्ट एंगल होता है, दैट इज 30 to 35 डिग्रीज. ठीक है. तो ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो मतलब एज अ टर्मिनोलॉजी काफी ज्यादा यूज की जाती है, क्वेश्चंस वगैरह में यूज करी जाएंगी. अब बहुत बेसिक सी चीज पढ़ते हैं, स्ट्रेस. स्ट्रेस हमने सबने पढ़ा हुआ है बहुत पहले ही. स्ट्रेस क्या होता है? इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. और ये इंटरनल फोर्स होती है. लोगों को पता ही नहीं होता कि स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है. इंटरनल फोर्स अगर जो आती है ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं. और ये 3 टाइप का होता है: टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिबल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस में इलोंगेशन होता है, कंप्रेसिबल स्ट्रेस में कंप्रेशन होता है और शियर स्ट्रेस में डिफॉर्मेशन और स्लाइडिंग होती है. ठीक है. तो ये जो जितने भी स्ट्रेस हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं. मतलब अगर कोई चीज किसी चीज को इलोंगेट कर रही है, खींच रही है, तो उसके अपोजिट जो स्ट्रेस आएगा उस बॉडी के अंदर वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा इंटरनल फोर्स में. ठीक है. फिर आता है स्ट्रेन. स्ट्रेन का क्या मतलब होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस, दैट इज योर स्ट्रेन. पॉइसन्स रेशियो क्या होता है? व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, इट इज साइमल्टेनियस एक्साइल और लेटरल स्ट्रेन. बॉडी में अगर एक्साइल और लेटरल स्ट्रेन पैदा होता है, ठीक है, तो उनका जो रेशियो बनता है, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट. मतलब इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी लिमिट जब तक बॉडी में परमानेंट चेंज नहीं आती तब तक वो इलास्टिक लिमिट होती है. तो उस लिमिट तक जो एक्साइल और जो लेटरल स्ट्रेन बन रहा है, उनका जो रेशियो है, दैट इज पॉइसन्स रेशियो. ठीक है. विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल टू एक्सियल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो. फॉर एन आइडियल आइसोट्रोपिक मटेरियल ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम द रेशियो इज 0.5. एक आइडियल मटेरियल के लिए 0.5 होती है. इलास्टिक लिमिट क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट अ परमानेंट डिफॉर्मेशन. तो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले तक जितना भी स्ट्रेस एक बॉडी ले सकती है वो इलास्टिक लिमिट होती है. ठीक है. प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है? इट इज अ ग्रेटर स्ट्रेस दैट मे बी प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल सच दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. उतना स्ट्रेस उस बॉडी में जब तक कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे स्ट्रेन की, वो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है. फॉर अ मटेरियल टू सेटिस्फाई हुक्स लॉ द इलास्टिक स्ट्रेस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक स्ट्रेन. हुक्स लॉ के लिए जो इलास्टिक स्ट्रेस होता है उसको इलास्टिक स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होना पड़ता है. हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्थोनोटिक वायर्स एक्सेप्ट सुपर इलास्टिक ANITI वायर्स. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा हुक्स लॉ होता है वो सारी की सारी ऑर्थो वायर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ सुपर इलास्टिक ANITI वायर्स. ठीक है. निकोटीन NITI वायर्स के लिए यूज नहीं होता, बाकी सारी की सारी ऑर्थो वायर्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है. उसके बाद इलास्टिक यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ये वाली जो टर्म है इसमें क्या होता है? डिस्क्राइब्स द रिलेटिव स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ अ मटेरियल. मतलब ये स्टिफनेस को डिफाइन करता है, रिजिडिटी को डिफाइन करता है. इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट. अगर प्रोपोर्शनल लिमिट तक हम रेशियो लें स्ट्रेस टू स्ट्रेन की, तो वो इलास्टिक या यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू कंप्रेसिव स्ट्रेन. ठीक है. यूनिट क्या होती है इसकी? गीगा पास्कल और गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है जी. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट्स एंड इट हैज द यूनिट ऑफ गीगा पास्कल और गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. शेयर मॉडुलस क्या होता है? कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला, जिसमें G इज इक्वल टू 0.38 into E. ठीक है.
जहाँ पे G shear modulus है और E इलास्टिक मॉडुलस है। तो इलास्टिक मॉडुलस हमने पहले ही निकाल लिया है, तो उसको अगर हम 0.38 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो shear modulus आ जाता है। फिर ठीक है, shear modulus इज ऑलवेज 38% ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, हमेशा उसका 38% होता है। फिर एक नई चीज आती है यील्ड मॉडुलस। यील्ड मॉडुलस का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ एट विच अ मटेरियल बिगिंस टू फंक्शन एज प्लास्टिक मैनर, इट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेस एट विच मटेरियल एग्जिबिट्स ए लिमिटिंग डेविएशन फ्रॉम प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। समझ में आ रही है बात? मतलब एक ऐसी स्ट्रेंथ टू विच द मटेरियल बिगिंस टू फंक्शन एज, जब वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, तो वो जो स्टार्टिंग होती है, जो स्ट्रेंथ होती है उस टाइम पे, उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल एग्जिबिट्स अ लिमिटिंग डेविएशन फ्रॉम द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरी टर्म जो हमारे पास आती है यहाँ पे, वो है रेजिलियंस की। एनर्जी कहते हैं उसको। Resilience is basically an express of energy. It is defined as the amount of energy absorbed by a structure when it is stressed not to exceed its proportional limit. हमने इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस ऑफ एनर्जी होता है, ये एक्सप्रेस ऑफ एनर्जी को रेजिलियंस बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है एक स्ट्रक्चर ने जब हम व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड नॉट टू एक्सीड इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट, उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट को बिना एक्सीड करे हुए कितना स्ट्रेस उसके ऊपर डाला है, तो कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है, तो वो जो एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी है वो रेजिलियंस होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद उसमें चेंजेस आते हैं। टफनेस क्या होता है? इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर अ मटेरियल एंड इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर। टफनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल। स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी के हिसाब से वो डिपेंड करता है। जितनी स्ट्रेंथ मटेरियल की है, जितनी डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल होती है, उसके हिसाब से टफनेस आती है। ब्रिटलनेस क्या होता है? इज अपोजिट टू दैट ऑफ अ टफनेस। ये टफनेस के उल्टा होता है। इट इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सस्टेन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर द फ्रैक्चर। बिना फ्रैक्चर के हुए इनएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सस्टेन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो टफनेस के अपोजिट जो होता है वो ब्राइटनेस होती है, इज अपोजिट टू टफनेस। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड द परमानेंट डिफॉर्मेशंस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज को खींच रहे हो, ठीक है, खींच जा रहे हो, परमानेंट वो ऐसी ना हो जाए कि उसकी शेप चेंज हो जाए, तो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड दैट परमानेंट डिफॉर्मेशन, ताकि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो, तो एक बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होती है उसको ठीक करने की, अंडर अ टेंसाइल लोड विदाउट रप्चर, तो उस चीज को हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, कि कितना टेंसाइल लोड पड़ने पर भी उस बॉडी में एबिलिटी है कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन को रोके। मेलिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड परमानेंट डिफॉर्मेशन, कंप्रेसिव लोड। ठीक है, दोनों चीजें सेम है, बस फर्क क्या है, डक्टिलिटी में टेंसाइल लोड के अगेंस्ट बॉडी की एबिलिटी है और मेलिएबिलिटी में अगेंस्ट कंप्रेसिव लोड है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज स्ट्रेन दैट अकर्स व्हेन अ मटेरियल स्ट्रेस्ड टू इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर किसी बॉडी को उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट तक अगर आप कर देते हो, स्ट्रेस कर देते हो, तो जो स्ट्रेन उसके अंदर आता है, मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जितना आपने स्ट्रेस फोर्स लगाई उसके ऊपर, तो आपने प्रोपोर्शनल लिमिट तक लगा दी, तो तब जितना उसके अंदर स्ट्रेन आएगा, जितना उसके अंदर चेंज आएगा लेंथ में, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से जो भी चीज है, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये जो वीडियो थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम मेन जिप्सम प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए याद रहें। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑन जिप्सम प्रोडक्ट्स। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।